ऐसा एंगल बनता है जो हानिकारक है। 3 बिंदु मिलाकर बहुत सारे एंगल बन सकते हैं। सबसे अच्छा एंगल है नहीं, इसको शंकोनीय बोलते हैं, सभी बराबर, इसको सबसे बेस्ट मानते हैं। ये भी तो एक ट्रायंगल है। ये भी एक ट्रायंगल है। सबसे सरल कौन होता है और सबसे टिपिकल कौन है, जो आड़ा टेढ़ा है या सीधे नहीं है? ये जितने भी ग्रहों के आधार पर जो हमारे पर्व त्योहारों में वर्णन है कि एकादशी को नहीं खाना, क्यों? ऊर्जा शून्य है, खा के करोगे क्या? खा के क्या करोगे? ऊर्जा ही नहीं बन रही। उसी तरह से जितने तिथियों पर उपवास का और इन सारे चीजों का जो गणित है बैठाया हुआ, वो ये ऊर्जा विज्ञान के आधार पर सबसे ज्यादा प्रभावित करता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा हर बार हमारे औरा में घुस जाता है, शरीर का ओवरलैप सबसे ज्यादा करता है। इसलिए चंद्रमा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है हमारे जीवन में सारे तिथियों के गणित में, सबसे महत्वपूर्ण, ग्रह के बराबर उसको दर्जा दिया गया, इसलिए नजदीक है, बार बार हमारे अदृश्य शरीर को छू करके जाता है, और जब भी छुएगा तो अपना दे करके जाएगा। ठीक है, इतने सारे गहन विचारों के मंथन के बाद जो है ये सोच तैयार हुई है कि कैसे हम छोटे छोटे राजीव दीक्षित इस देश को दे सकते हैं। अब कोशिश है, देखो कृष्ण जी ने क्या कहा है, आप कोशिश करो, नहीं फल की चिंता। ये बच्चे कल क्या बनेंगे, चिंता का विषय है क्या? है? चिंता का क्या विषय है? कर्म। जहां तक प्रकृति ने हमारी सोच दी है वहां तक कर्म कर देना। कल क्या होगा, इन बच्चों को नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, बिना सर्टिफिकेट की कोई नौकरी देगा या नहीं देगा, सोचने का विषय है क्या? नहीं, सोचने का विषय ही नहीं है। केवल सोच उत्पन्न करो एक विषय पर, और वह है कर्म। इनको बनाने में जो कर्म करना है केवल उस कर्म पर सोच केंद्रित कीजिए। क्या बनना क्या नहीं बनना ये प्रकृति तय करके रखी हुई है, प्रकृति द्वारा तय निर्धारित है।
जो कुछ भी हम अपनी अज्ञानता के कारण निर्धारण करते हैं, देखो निर्धारण अज्ञानता है, इसीलिए कभी कभी निर्धारित की गई चीजें होती नहीं, होता कुछ और है। हालांकि देखो कहावत बहुत अच्छी है कि अगर गुलाब का फूल लगाओगे तो गुलाब ही फूलेगा, वो भी अपने जगह पर एक सही है। लेकिन चूंकि प्रकृति का निर्धारण है कि गुलाब का पौधा लगाने से गुलाब ही फूलता है, वो प्रकृति का निर्धारण है इसलिए खिलता है। यहां पर प्रकृति नहीं, हम निर्धारण कर रहे हैं कि हमारा बच्चा तो IAS करेगा, इसलिए वो नहीं भी कर पाता है। कभी कभी कर लेता है, कभी कभी नहीं भी कर पाता है, क्योंकि निर्धारण किसका किया हुआ है? हमारा निर्धारण किया हुआ। प्रकृति जब निर्धारित करती है तब उसमें बदलाव नहीं होता है। इसलिए हम क्या कुछ अपनी अज्ञानता के कारण निर्धारण करके चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वही होगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो अभी प्रेशर है वो है गुरुजी सिलेबस। कैसे बनाऊं सिलेबस? प्रकृति बना सकती है सिलेबस। हमने बना दिया, हमने निर्धारण कर दिया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अगर प्रकृति निर्धारित करके करेगी तो गुलाब में गुलाब ही खिलेगा, गेंदा नहीं खिल सकता। इसलिए छोड़ दो प्रकृति के ऊपर। प्रकृति ने अगर निर्धारण कर लिया कि ये सब बच्चे दुनिया के उच्च कोटि के ज्योतिष बन जाएं, तो प्रकृति ऐसे ज्योतिषाचार्यों को यहां खुद लेके आए। वो प्रकृति का निर्धारण है। और हम जबरदस्ती किसी को पकड़ करके लेके आएंगे। पढ़ाया था ज्योतिष और निकल गए कुछ और। आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग पढ़े, आपने नहीं पढ़ा, जबरदस्ती पढ़ा। प्रकृति का नियोजन नहीं था, इसलिए डॉक्टर बनने आ गए। पढ़ा लोहा लकड़ का इंजीनियर, काम कर रहे हैं मनुष्य के शरीर के इंजीनियर। प्रकृति निर्धारित की रहती तो आप बचपन से फिर इसी क्षेत्र में जाते। इसलिए जब ये सारी चीजें जब देखता हूं, इसको जब ऑब्जर्व करता हूं, मैं मंथन करता हूं और बैठता हूं कुछ लिखने के लिए कि सिलेबस बना दूं, वो विचार सामने आ जाता है, प्रकृति तो बना नहीं रही, मैं बना रहा हूं। और मैं बना रहा हूं सोच के तो बनाया गुलाब का फूल, लेकिन मालूम नहीं उसमें चमेली फूलेगा क्या फूलेगा। लेकिन अगर प्रकृति बनाएगी तो चमेली लगाया तो चमेली ही फूलेगा। इसलिए छोड़ दो प्रकृति के ऊपर, उनकी मर्जी, वो जो बना दे वही घटित होता है। तो प्रकृति को आने के लिए, प्रकृति को तय करने के लिए प्रकृति को सुरक्षित रखना। तो ये जो परिसर है, इस परिसर के हमारा कर्म बनता है इस परिसर के पांचों तत्वों को संतुलित रखना। प्रकृति को संतुलित रखना। तो इस परिसर की प्रकृति अगर संतुलित है तो प्रकृति अपने अनुरूप के आचार्यों को ढूंढ के लाएगी। हमको ढूंढने का काम नहीं। हमारा कर्म इतना ही है कि इस परिसर का मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश संतुलित रहे। प्रकृति इस संतुलन को देख करके वो अपनी जरूरत के हिसाब से आचार्यों को प्रकृति
और उसको धारण करने वाले बच्चों को भी प्रकृति ही लेकर के आए। तो हमारा काम क्या है? प्रकृति का संतुलन ही हमारा कर्म है। प्रकृति के संतुलन पर काम करो, आगे सारा काम। कौन बच्चा यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए आएगा? प्रकृति तय करेगी। कौन आचार्य उसको ज्ञान देने के लिए आएगा? कौन तैयार करेगी? प्रकृति तैयार। एक बड़ी अच्छी कहावत है, लेकिन आजकल उसको दूसरे संदर्भ में लिया जाता है। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अब ये कहावत आज जरा कह दो मैकल एजुकेशन में, हाथ पे हाथ धरने से का भोजन मिल जाएगा क्या? तो अजगर भूखा मरता है क्या? तो बेचारा चल नहीं सकता, शिकार के खोज में कहीं जा नहीं सकता, फिर भी वो अपना पेट भरता है, भूखा नहीं रहता वो। लेकिन अजगर कर्म क्या करता है? अपना पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए अजगर कर्म ये करता है कि वो जहां रहता है वहां की प्रकृति को संतुलन में रखता है। तो उसके अदृश्य शरीर में उसके शिकार आ जाते हैं। वो आपके शहर में रहने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि हमारे शहर की प्रकृति बिगड़ी हुई है। हम गांव बसा करके गांव की प्रकृति को बिगाड़ देते, तो गांव में अजगर रहने के लिए नहीं आएगा। तो सारा जो जगत का खेल है, ज्ञान से अज्ञानता तक लेकर के, कर्म से कर्महीनता तक लेकर के, सब प्रकृति के संतुलन पर निर्भर करता है। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष है वो प्रकृति के संतुलन की ओर भागता है, और अज्ञानी व्यक्ति कहां भागता है? शहर की ओर भागता है। बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिया मैकल एजुकेशन में, यानी अज्ञानता का जब भंडार हो गया, तो नौकरी ढूंढने के लिए शहर की ओर भागेगा। नहीं, शहर भगाने के लिए तो पढ़ाई है ना ये। जो जितना ज्यादा ज्ञानता को धारण करेगा वो उतना बड़ा शहर में चला जाएगा। पूरा मैकल एजुकेशन नर्क में जीने का ज्ञान देने वाला है। नर्क में कैसे जिया जाता है इसका पूरा पाठ पढ़ाते, इसलिए मैकल एजुकेशन पढ़ने के बाद हर व्यक्ति नर्क की ओर भागता है। जो स्वर्ग में पढ़ा है वही देश को स्वर्ग की ओर ले जा सकता है। स्वर्ग कहां है? तो ये बच्चे स्वर्ग में पढ़ेंगे, तभी ये पूरे भारत में गांव की सामाजिक व्यवस्था को फिर से खड़ा करेंगे। इनको आप नर्क में पढ़ा करके और भारत को स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। शहर का पढ़ा हुआ कोई भी बच्चा कभी भी गांव के निर्माण की दिशा में नहीं सोच सकता। गांव का पढ़ा हुआ बच्चा ही गांव को समझ सकता है। इसलिए भी जितने भी गुरुकुल हुए हमारे देश में, सब जंगलों में हुए, एकांत में हुए, और प्राथमिक शिक्षाएं जो है वो गांव में हुआ। तो ये पूरी की पूरी जो परिकल्पना है, इसमें राजीव भाई चलते थे। इस पर व्याख्यान नहीं किया, बोला नहीं, वो अगला चरण था उनका।
स्वास्थ्य कथा के बाद का चरण था, जो सुनने को नहीं मिला, जो इतने दिनों में मत करके निचोड़ करके आज आपको सुनाया। लेकिन ये पूरी परिकल्पना होगी, इसलिए आप देखोगे उनके जितने भी प्रवास हुए, अगर इसके आप आंकड़े इकट्ठे करो तो देखोगे गांवों के प्रवास ज्यादा हुए, शहरों के प्रवास कम हुए। तो ये एक उनकी परिकल्पना का अधूरा काम था। कई प्रयास हुए यहाँ पर, पुराने गविसिद्ध नहीं, राजीव भाई से जुड़े हुए में 2 व्यक्तित्व हैं, कृष्णन भाई पटेल और भुवनेश भाई। ये 2 महापुरुष को बहुत सानिध्य मिला है राजीव। तो देखा नहीं होगा इन लोगों ने, दोनों ने, लेकिन सुनी तो होगी कि मुंबई में एक गुरुकुल राजीव भाई खड़ा कर रहे थे, फिर मालूम नहीं क्या हुआ। ऐसे ऐसे बहुत सारे गुरुकुल देश में खड़े हों, इस पर काम तो शुरू करवाया, लेकिन लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए थे। इसलिए एक प्रयास था यहां ऐसा कुछ काम करने का, शुरू करने का। उसी सोच की दिशा में जो है ये उठाया गया है, जिसको अब यहां से हम साकार होते हुए देख सकते हैं। तो इसी के साथ जो है इस सत्र को यहीं पर पूरा कर देता हूँ। कुछ प्रश्न हो तो 15-20 मिनट में पूछ सकते हो, या कोई और विचार इस संदर्भ में अगर देने का मन है तो दे सकते हो। नियोजन वाले विषय पर कल बात करूंगा, कल सुबह के सत्र में। ठीक है, रमेश भैया कुछ विचार रखिए। विषय आधार राजीव भाई और उनके मन में गुरुकुल की परिकल्पना और सोच पर जितना कुछ बिखरा हुआ जानकारी, बिखरी हुई जानकारी आपके पास है, वो थोड़ा इन लोगों को दे सकते हैं। आपका भी बहुत लंबा सानिध्य रहा उनके साथ। सोच तो बहुत बड़ी थी, सुनते थे, समझते थे, पर उतनी उस समय तो इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। ये बात जरूर कहेंगे कि उनको हम उस समय समझ नहीं पाए बात, क्योंकि उनके मन में क्या क्या बीज है उसको हम समझ नहीं पाए। शहरीपन था, विदेशीपन था, सब था। मतलब वो उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि सोच एक अलग थी, वो सोच में ढल रहे थे और ढलते ढलते इस सोच में भी हमें जुड़ रहे थे। तो आज जैसे सुना, समझा, जानते हैं, बहुत बार मैं भी बोलता हूँ नेगेटिव एनर्जी दूर रखो। अब क्या देखता हूँ इस 5-7 सालों से मैं काफ़ी अलग होता चले गया सबसे। जो अच्छे सोच है, अपनी सोच है, उनके साथ में रहता हूँ, उनके साथ में बैठने की कोशिश करता हूँ। आज जो पढ़ा, समझा और सुना आपको, तो वो सोच अब जुड़ रहा है, ये बातें सब समझ में आ रही है कि उनकी क्या सोच थी और क्या चाहते थे। क्यों गुरुकुल का तो इनका विचार था ही, और पूरे भारत को एक जो ढालना था वापस से, तो वो आज यहाँ देखने को मिलता है बार बार। तो आपकी सोच और अपने जो मित्रों को देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये साकार होना है, होता दिख रहा है, पर अब योगदान हमको करना पड़ेगा, इस आहुति में हमको जलना पड़ेगा। आप कल्पना कीजिए कि आपका बच्चा जिस बेंच पर बैठ के पढ़ता है, उसके पड़ोस में कौन बैठा हुआ है? कल्पना सोच क्या होता होगा। पता नहीं कौन किसको ओवरलैप कर ले। पूरा ओवरलैप हो चुका है, हो रहा है, होते ही रहेगा। ये जब तक अपन ये इस ढंग से नहीं बदलेंगे तो नहीं हो सकता। इसीलिए हमने यहाँ पर कठोर निर्णय लिया है कि गर्भ सिद्धों के अलावा किसी दूसरे के बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ा। ये भी एक बहुत प्रचलित था मेरे में। और इस विषय को लेकर के देखो, हमारी बहुत बुराई होनी है, बहुत गालियां पड़नी है हमें
और बहुत कुछ लफड़ा होने वाला है इस विषय को लेकर। लेकिन सबको सारी ये चीजें एक प्लेटफॉर्म पर समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको समझा दिया है, आप मुझसे सलट लेना। मैं तो अब किसी को कोई उत्तर नहीं देने वाला हूं, उत्तर देने का काम और समय खत्म हो गया। जिसको जो गालियां बकनी है बक लो, जिसको जो बोलना है बोल लो, उल्टे सीधे लफड़े जो करना है कर लो, नो कमेंट्स। जब इस विषय की गहराई में उतर करके जब चिंतन करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे बच्चों के बाजू में कौन बैठा है और उसका क्या प्रभाव होने वाला है, बिना स्पर्श का, बिना शब्द का। और जो पढ़ाने वाला आ रहा है पता नहीं उसकी और क्या है। आप कभी गहराई से रात को उठ करके आप इस विषय पर चिंतन करके देखो, या तो खून खोलेगा और नहीं तो आपको रोंगटे खड़े होंगे। कितनी सुंदर और अच्छी व्यवस्था ज्ञान की दिशा में भारत में था, गुरुकुलीय व्यवस्था, और उसको ये कहाँ लेकर के चले गए। कृष्ण भाई आप कुछ बात रखिए, राजीव भाई का आपको बहुत लंबा शामिल करने का है। सही बात है। पूरे चेन्नई में ये दो परिवार हैं जो शुरू से लेकर के आज तक इस मिशन में जुड़े हुए हैं। कुछ भी होने दो, आंधी तूफान संकट कुछ भी होने दो, हमें ये दो परिवार ही खड़े मिलते हैं उस विचार। और आज भी देखो ये दोनों परिवार हैं यहाँ। सही बात है। मुझे आज एक बार रास्ते में निकलने का विचार हो गया था, इतना बरसात था कि दिख नहीं रहा था, 10 फीट के ऊपर दिख नहीं रहा था, बहुत तेज। मतलब एक बार सोचा वापस जाओ, तो नहीं जो भी होगा जाएंगे धीरे। 3 बजे से तय करती है ताकि इस रुकावट को चीर के कौन आता है तो उनके शादी का कुछ बहुत लोगों को आशा रहती है राजीव भाई के बारे में कुछ सुनने का। सही बात है सर। अभी आज जो आप विषय मेरे को जो पढ़ा है कि गांव की जो पुराने की जो व्यवस्था थी, तो आज भी हमारे गांव में आप जो बताए ऐसी जो व्यवस्था है। पाटीदार लोग का अलग है, हरिजन का अलग है, मुस्लिम का अलग है, रबारी लोग यादव का भी अलग है। ऐसी व्यवस्था आज भी चालू है हमारे गांव, एकदम से गांव ने अपने दम पे बचा के रखा है। सरकार तो नहीं, हाँ, गांव वालों ने खुद तैयार करके रखा है। आज इस विषय को नहीं समझते, आज भी हमारा जो मकान विषय भले नहीं समझते, लेकिन इतना कहते हैं भाई ये परंपरा बाप दादों से चलती आ रही है बस। नहीं, आज भी किसी को मकान बिक्री करना तो वो दूसरे को नहीं देंगे, हमारे पाटीदार को पाटीदार में देना, बीच में दूसरे को आने ही नहीं देना चाहिए। ये व्यवस्था आज मैं समझ पाया कि क्यों की गई। आज आपने मेरे को पूरा ज्ञान दिया, इसलिए इतना खुश हूं कि खरे कैसी व्यवस्था है। अभी एक बीजेपी की कोई सांसद है जो एक दीप्ति व्याख्या बताई थी कि हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमानों को घर नहीं खरीदने का अधिकार। हाँ, आपको ध्यान होगा, नाम भूल रहा हूँ मैं, कि हिंदू का मोहल्ला है तो उसमें कोई मकान बिक रहा है तो मुसलमान नहीं खरीद सकता, ऐसा कानून बना दो। उसकी क्या थोखम फजीयत लोगों ने, विषय ऐसा कानून आना चाहिए सब, विषय समझा ही नहीं। वो कितनी दूरदर्शिता वाली बात की थी। खरी बात है। राजीव भाई तो ये गुरुकुल का जब उसका लेक्चर में ये गुरुकुल का बनाने का भार था, समग्र भारत में वैकल्पिक पद्धति नाबूद होके गुरुकुल की पद्धति आके वो व्यवस्था में हमारा बालकों को पढ़ाई हो, वही जो उसकी इच्छा थी। ये हिसाब से हमारा अभी ये प्रयोग शुरू हुआ है। जितने भी यहाँ पर आचार्य और संचालक हैं, कम से कम आचार्य और संचालकों को कहूँगा कि आप अपने अदृश्य
शरीर की आकृति को बढ़ाओ, वो बढ़ाना। वो जितना ज्यादा आप बढ़ा लेंगे, आपके सानिध्य में आए हुए लोग उतने ज्यादा सुधर कर जाएंगे। वो दृश्य शरीर कैसे बनाया? उसके लिए भागवत जी एक सूत्र में कहते हैं कि जो गुरु है या जो वैद्य है वो अपना जीवन सुचिता के साथ जिए। सुचिता में आने से अदृश्य शरीर की आकृति बढ़ती है और घटती है। जैसे हम जा रहे हैं इधर से रास्ते से और उधर से कोई एक कसाई आ रहा है, अगर आपके पास ज्ञान है तो अदृश्य शरीर को संकुचित कर लोगे, कर सकते, बाजू से गुजर जाएगा लेकिन वो ओवरलैप नहीं हो सकता, और जरूरत पड़ी तो उसका विस्तार कर सकते। ये ऊर्जा प्राप्त होती है सुचिता से। अब सुचिता शायद आपको मुश्किल होगा समझना, लेकिन इनको तो मालूम है। इनको तो सबसे पहले सुचिता ही पढ़ाता हूँ कि आप कल होकर के वैद्य बनने जा रहे हो तो आपको अपने जीवन को सुचिता में लेकर के आना चाहिए। जो जितना ज्यादा अपने आप को सुचिता में रखता है वो अपने अदृश्य शरीर के साथ उतना ही ज्यादा खेल सकता है। संकुचित कर लेना, बड़ा कर लेना, इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीजें, इतना ही नहीं है। ये विषय को अगर गहराई में जाएंगे ना, जैसे इस भाई का प्रश्न था कि ब्राह्मण का जाएगा क्या, वो उसको सुधार लेगा क्या? सुधार सकता है। जैसे सूर्य की किरणों में 7 रंग है, उसी प्रकार से हमारे अदृश्य शरीर में भी 7 रंग है और सभी रंगों की अपनी एक प्रकृति है। देखिए सूर्य की किरणों के 7 रंग और 7 रंग की अपनी प्रकृति है। जैसे इधर वाला जो रंग है वायलेट, इसकी प्रकृति जानने के लिए आप इस चित्र में आए। तो जैसे अग्नि, अग्नि का क्रिया क्या है? हिंसा, नहीं? इसलिए हिंसा का रंग क्या है? लाल। अग्नि का रंग क्या है? लाल। लाल। उसी का एक छोड़ के आ जाओ तो अगला कौन सा है? पीला। पीला का क्या भाव है? धर्म, संस्कृति, आचरण, व्यवहार। और इसका मध्य में कौन है? उसके मध्य में है केसरिया, भगवा कलर। लाल और पीला के बीच में कौन है? भगवा कौन है? ऊर्जा और संस्कार दोनों का मिश्रण। ऊर्जा पूर्ण संस्कार किसके प्रतीक चिन्ह है? हिंदुओं के। संस्कार ऊर्जा के साथ। कम्युनिस्टों का क्या रंग है? कोई संस्कार नहीं है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। खाली चूर चूर करने की बात करते हो, संस्कार ही नहीं। जो आ जाए चूर चूर कर दो। क्या धारण किए हुए? हम हिंदुओं ने क्या धारण किया है? भगवा। हमारे संत केवल ज्ञान नहीं है, ऊर्जा रूपी ज्ञान है, इसलिए केसरिया धारण किया है। और आगे कौन है? पीला। साक्षात धर्म को धारण करने वाला। युधिष्ठिर का पूरा औरा पीला था।